चलो देखो इसे। मध्य प्रदेश में कृषि पढ़ना है अपने। देखिए, अर्थव्यवस्था में कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी को सामूहिक रूप से प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। कौन से क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। मध्य प्रदेश देश में खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो कल मैंने आपको शिक्षा वो पढ़ा रहा था, स्वास्थ्य चीजें लिखाई थी मैंने आपको। मुझे लगता है लिखाने वाली चीजें याद अच्छे से हो गई होंगी, तो लिखते जाना, आप शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। ठीक है, लिख लो इसको। तो मध्य प्रदेश देश में खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश राज्य के सकल मूल्य वर्धन जीवीए में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 36.32% है। ये भी लिखना है आपको। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है तो उसका योगदान कितना है। तो ये तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी। खाद्यान्न उत्पादन में हमारा स्थान दूसरा है। प्राथमिक क्षेत्र का जीवीए में जो योगदान है क्रॉस वैल्यू एडेड में कितना है? 36.32% है 2022-23 के अनुसार। आगे देखिए, मध्य प्रदेश के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र में जिलों का योगदान छिंदवाड़ा का सबसे ज्यादा है 4.8, जबलपुर 4.6 और धार 3.8% है। मध्य प्रदेश के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र में जिलों का योगदान, ये जिलों का योगदान है। सबसे ज्यादा कौन योगदान कर रहा है? छिंदवाड़ा कितने परसेंट? 4.8। फिर कौन कर रहा है? जबलपुर 4.6, धार 3.8%। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। वर्ष 2021-22 की अपेक्षा वर्ष 22-23 में प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर 5.24% तथा फसल क्षेत्र में वृद्धि 5.46% रही है। 22-23 में प्राथमिक क्षेत्र जो है आपका, उसकी विकास दर कितनी रही है? 5.24%। और फसल क्षेत्र में वृद्धि कितनी रही है? 5.46%। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। कुल क्रियाशील जनसंख्या में 69.6% कृषि कार्य में लगे हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्रियाशील जनसंख्या है, जो काम करने वाली जनसंख्या है, में वृद्धों को शामिल नहीं किया जाता है, युवाओं को शामिल किया जाता है। जो काम करने वालों को, उनमें 69.6% कार्य में लगे हुए हैं, कृषि कार्य में। ऐसा कह सकते हैं मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। वर्ष 2017-18 में निरा मतलब होता है शुद्ध कृषि क्षेत्र 151.9 लाख हेक्टेयर था, जो राज्य के कुल क्षेत्र का 49.4% है। खैर ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर 2019-20 में 11% है, जबकि 20-21 में 18.69% है। इसे लिख सकते हैं आप। अब आंकड़े और ज्यादा नहीं आए, इस कारण से अपन ये लिख लेंगे। 2019-20 में 11% और 20-21 में 18.69% रही। अब देखिए भूमि उपयोग को देखिए आप। राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2018-19 152.05 लाख हेक्टेयर था। दुई फसली क्षेत्र 109.10 लाख हेक्टेयर था तथा कुल बुआई क्षेत्र 261.15 लाख हेक्टेयर था। अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जिसमें फसल बोई जाती है। देखो, एक होता है क्षेत्र, ठीक है ना, एक होता है कृषि क्षेत्र, फिर होता है एक बोया गया क्षेत्र। जैसे आपके घर में जमीन है, क्या पूरी जमीन में ही खेती होती है? क्या नहीं होती ना, कुछ रह जाती है ना। तो जो रह जाती है वो खत्म है, ये तो कृषि वाली भूमि, तो कृषि क्षेत्र आ गया। पर बोया कितने पे बोया गया? तो बोया गया क्षेत्र कितना है? 152.05 लाख हेक्टेयर था। तो ये फसली मतलब सोयाबीन, गेहूं कह लो, दोनों प्रकार की फसलें हो गई, रबी और खरीफ। क्षेत्र 109.10 लाख हेक्टेयर था। कुल बुआई क्षेत्रफल 261.15 लाख हेक्टेयर था। ठीक है ना। कृषि योग्य भूमि में कुल प्रति भूमि 9.34 लाख हेक्टेयर है। कुल कृषि योग्य भूमि, प्रति भूमि कौन सी? जिसपे खेती नहीं की जाती है, तो प्रति कहलाती है। वो क्या कहलाती है? प्रति। वो कितनी है? 9.34 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध कृषि भूमि उज्जैन में सर्वाधिक है, ये लिख सकते हैं। शुद्ध कृषि भूमि उज्जैन सर्वाधिक 80.20%।
और मंडला में सबसे कम है 22.7%। शुद्ध कृषि भूमि सबसे ज्यादा उज्जैन में, सबसे कम मंडला में। अब आगे देखिए, कृषित भूमि कल्टीवेटेड लैंड मतलब जिसमें खेती की जा रही है, वो देखिए वर्ष 1950-51 में वर्तमान मध्य प्रदेश शुद्ध कृषि भूमि कितनी थी? 10,85,000 हेक्टेयर थी। कितनी थी? 10,85,000 हेक्टेयर थी। यह बढ़कर वर्ष 1955-56 में कितनी हो गई? 11,708,000 हेक्टेयर हो गई। ठीक है ना। 2000 और 2001 में 14,664,000 हेक्टेयर और वर्ष 17-18 में 15,151,000 हेक्टेयर हो गई। और इस तरह कृषि भूमि में केवल 50.6% की वृद्धि हो पाई। ठीक है ना। पड़ती डरी थी। क्या डरी थी? पड़ती। मेन कारण क्या था? पहले होता था बैलों से खेती, तो ज्यादा कर पाएंगे का नहीं। फिर आ गए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से ज्यादा जमीनें होने लगी, तो कृषि वाली भूमि बढ़ गई कि नहीं? समझ में आया ना। इसलिए आपको देख रहा है कि जहां आपके मन में आ रहा होगा कि जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, या कृषि भूमि कैसे बढ़ गई, तो कैसे बढ़ गई अब समझ में आ गई। पहले लोग बाग कम कर पाते थे, अब लोग बाग ज्यादा कर पाते हैं। और अब पता चला कि जमीन का इतना सा टुकड़ा ही छोड़ना नहीं चाहते। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, भिंड एवं उज्जैन में 70% से अधिक भूमि कृषि के अंतर्गत है। तो इनमें सबसे ज्यादा भूमि कृषि योग्य है। कौन कौन से हैं? राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, भिंड, उज्जैन में। क्लियर है। उज्जैन का भी हाल देखा हमने। रतलाम, दतिया, आगरमालवा, अशोकनगर, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, धार, सीहोर, नरसिंहपुर जिलों में बोया गया क्षेत्र 60 से 70% के मध्य है। अपने इधर जो भूमि का कितना 60 से 70% में फसल बोई जाती है। ठीक है। बाकी जमीन ऐसी पड़ी है, अब उनमें जो भी है रह रहे हैं, या पड़ती डली है या बंजर है, जो जैसी भी है। बुरहानपुर, बालाघाट, मंडला, उमरिया, सिंगरौली और श्योपुर में है 30% से भी कम है। यहां और कम हो गई। सबसे ज्यादा यहां है, मध्य में कम है। क्लियर है। खंडवा, पन्ना, सीधी, अनूपपुर, शहडोल में निरा कृषि भूमि क्षेत्र 30 से 40% के मध्य, शेष जिलों में है 40 से 50% तक का है। वर्ष 17-18 में है उमरिया में 22.2%, मंडला में 22.4% से लेकर शाजापुर में 81.4% और उज्जैन में 82.8% तक ये था कृषि वाला भूमि। खैर इन्हें याद नहीं रखना है। ठीक है ना। बस वो क्षेत्र शुरू में बताया, वो ध्यान रखना है। कृषक ऋण प्रदान करने में मध्य प्रदेश देश में 10वें स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब केसीसी लोन, कृषक ऋण होता है कि नहीं होता है? तो मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है? किसानों को ऋण दे देने के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है देश में? 10वां स्थान है। आगे देखिए, शस्य गहनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। निरा कृषि भूमि पर का कितना भाग एक से अधिक बार खेती के काम में लाया जाता है, उसे ही सैन्य गहनता या क्रॉपिंग डेंसिटी कहा जाता है। पहले तो इसकी परिभाषा याद रख लो, क्योंकि पेपर में ये शब्द का मीनिंग पूछेंगे आपसे। ये लिखी आएगी, ये आंसर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। निरा कृषि भूमि, निरा मतलब शुद्ध, कृषित भूमि जहां केवल खेती कर ही रहे हैं आप वर्तमान में, उसके कितने भाग एक से अधिक बार खेती काम में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? शस्य गहनता। आप जानते हैं अधिकतर हम 2 खेती करते हैं, अधिकतर करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं। कुछ अभी भी खेती कर रहे हैं, गर्मियों मूंग की फसल होती है कि नहीं, कुछ सब्जी भी कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं। तो गहनता कितनी है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में 15,51,000 हेक्टेयर भूमि निरा फसल क्षेत्र के अंतर्गत आती है वर्तमान में। अभी हाल आपने देखा, कृषित भूमि कितनी है अपने यहां? पढ़ लो सबरे। जिसमें से 23,000 हेक्टेयर भूमि पर एक से अधिक बार खेती की जाती है। इस प्रकार कुल भूमि 114,000 हेक्टेयर है, जो निरा फसल के क्षेत्र का 165.3% है। तो गहन कितनी है अपने यहाँ? 165.3। ये लिख सकते हैं बस इतना सा। ये परिभाषा लिखी, बराबर में ये लिख सकते हैं 165.3%। अब आगे बढ़े।
सैन्य गहनता का है अनुपात राष्ट्रीय औसत 142 से तो अधिक है, ये राष्ट्र का है, ये भी लिख लो नीचे, राष्ट्रीय औसत 142, अपने यहां 165 तो अधिक है, परंतु अनेक राज्यों जैसे 1 2 3 पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की तुलना में बहुत कम है। सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा आपको? पंजाब में, ये भी लिख लीजिए। सैन्य गहनता सबसे ज्यादा कहां पर है? सैन्य गहनता पंजाब, फिर है हिमालय, फिर है हरियाणा। अब ये और देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट, राज्य में शस्य गहनता का वितरण एक समान है। सबसे कम शस्य गहनता भिंड जिले में है। सबसे कम फसल कहां बोई जाती है? पानी नहीं बरसे तो अपने आप समझ में आ रहा होगा ना कि जानदार फसलें नहीं बोई जा सकती है, तो भिंड में केवल कौन सी फसल हो रही होगी? आप समझ रहे हैं ना, जी ज्यादा अच्छी हो रही, फिर बरसात वाली तो आप जानते हो रही है नहीं हो रही। तो भिंड जिले में 130 और सबसे अधिक नर्मदापुरम जिले में 180। जानते हैं गेहूं सबसे ज्यादा कहां होता है? नर्मदापुरम में ही होता है। गेहूं है और फसलें है, नदी जाना है ना, नर्मदा है, ताप्ती है, ताप्ती तवा। देख लिया आपने? क्यों सही आना। अब ये साले आंकड़े आप पहली बार देख रहे हैं, जैसे आपके महावीर में अभी तक हम जो फसल पढ़ते थे, कृषि पढ़ते थे, उसमें ये आंकड़े नहीं आते थे ना। अब ये ज्यादा आंकड़े इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। और सहस गहनता क्षेत्र देखो सबसे ज्यादा कहां मिले, कहां कहां पर है? मालवा पठार, फिर ऊपरी एवं मध्य नर्मदा घाटी, छतरपुर, सतना क्षेत्र, मध्य भारत का पठार। मालवा क्षेत्र तथा नर्मदा घाटी क्षेत्र में अधिक सैन्य गहनता का मुख्य कारण समतल उपजाऊ भूमि, मतलब मालवा पठार में सबसे ज्यादा सैन्य गहनता है, तो पठार के हिसाब से भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। नमी धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है, मालवा में काली मिट्टी है ना, इस कारण से। मध्य भारत में आप जानते ग्वालियर भिंडा जाते हैं, सबसे ज्यादा मालवा पठार, सबसे कम मध्य भारत का पठार। अब सिंचाई एवं उर्वरक देख लीजिए कैसे उपयोग कर रहे हैं सिंचाई एवं उर्वरक में हम पढ़े। वर्ष 50-51 में 470,000 हेक्टेयर कुल कृषि क्षेत्र का 4.4% सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। देख लीजिए हालत थी पहले हमारी, मतलब जब मध्य प्रदेश बना था तब हम कितने परसेंट पर सिंचाई करते थे? 4.5% पर। कितने पर? बड़े मध्यम तथा छोटे बांधों के निर्माण के कारण कुल सिंचाई क्षेत्र बढ़कर 17-18 में कितना हो गया? 11,394,000 हेक्टेयर, सीधा 4.4 से सीधा 45.5 हो गया। देख रहे हैं आप? इस प्रकार इस काल में 109.2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई बढ़ी है। ठीक है ना? तो लगभग कितने परसेंट पर सिंचाई की जा रही है? अभी भी बहुत कम है अपने इधर, क्योंकि अभी भी अब कृषि प्रधान मध्य प्रदेश तो है, लेकिन अभी भी ये कृषि यहाँ की काय पे डिपेंड है? काय पे? बारिश पे। सिंचाई पे कितनी है? आधी सिंचाई पे और आधी। जब तक ये क्षेत्र बढ़ेगा नहीं तब तक आप जानते हैं ना कृषि में और ज्यादा विकास होगा नहीं, क्योंकि इस पर निर्भरता कम हो और इस पर निर्भरता ज्यादा हो, नदियों सिंचाई साधनों पे, तब जाके किसान संतुष्ट होगा। नहीं तो अभी भी किसान काय पे डिपेंड है? मध्य प्रदेश के किसानों को भगवान के हाथ जोड़ते ही देखा होगा, हे भगवान फसल अच्छी, यही सुना है कि नहीं? कारण क्या है इसका? वो काय पे निर्भर है? सिंचाई के लिए काय पे है? बारिश पे है। वर्ष 17-18 कुल कृषित भूमि के केवल 45.5% की सिंचाई की गई, जबकि देश में औसत कितना है? ये भी लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश का कितना है? 45.5 और देश का कितना है? 48.5। तो दोनों औसत आ गए आपके सामने, मध्य प्रदेश का भी और देश का भी। बस ये हो गया 21-22 में 2.93% और बढ़ गया है, तो बढ़ गया लगभग 3%, तो लगभग हम इसके लगभग में पहुंच गए हैं। देखो कितना बड़ा, देखो 21-22 में शुद्ध संचित क्षेत्र में 1,288,1.6 हजार हेक्टेयर था, तो गत वर्ष के 12,51
12,515,2,000 हेक्टेयर से 2.93% अधिक रहा। ये बढ़ गया ना हमारा, तो आ सके कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? 2.93%। लिख दीजिए आगे, इसके आगे 45.5 के आगे लिख दीजिए। 2022 में कितनी की बढ़ोतरी हो गई? 2.93% की बढ़ोतरी हो गई। अब हमारे इधर देखिए खाद बीज का क्या हाल है। देखो वर्ष 16-17 में कब है राज्य में प्रति हेक्टेयर 79.7 किलोग्राम उर्वरकों का प्रयोग किया गया। पढ़िए एक बार और, प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितना? एक हेक्टेयर कितने बराबर होता है? जब पूछा एक हेक्टेयर कितने के, लगभग 5 बीघा के। कितने के? उसमें कितना डरता था? 5 बीघा में 79.7 किलोग्राम उर्वरक डलते थे। क्या हालत है थी कब? अपनी 16-17 में। फिर क्या हुआ? प्रयोग किया गया। यह मात्रा देश के औसत से बहुत कम। देश में कितना डलता था देख लो, कितना डल रहा था देश में? कितना डल रहा था? समझ में आ गया? ज्यादा डल रहा था कि कम? कब के हाल है वर्तमान के? देख, याद रहेगा। उर्वरक देश का लिख लो, भारत मध्य प्रदेश का लिख लो। आगे देखिए, कृषि भूजोत एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग देखिए, कितनी जमीन हम रखे हैं कृषि करने के लिए, तो कितनी कर रहे हैं वो आपने देख ही ली है। मध्य प्रदेश में कृषि भूजोतों का औसत आकार 1.78 हेक्टेयर 10/11 के अनुसार था, तो देश के औसत भूजोत का के आकार का 1.16 हेक्टेयर से अधिक है। पता है यहाँ पर कृषि करने वाली भूमि ज्यादा है। समझ में आया ना? क्या लिखा है? देश के औसत भूजोत के आकार का हेक्टेयर से अधिक था। कितना है औसत आकार? और देश का कितना है? प्रदेश में औसत जोत का आकार 1.57 हेक्टेयर 1516 है, जो देश के औसत 1.08 से अधिक है। प्रति व्यक्ति औसत 0.25 हेक्टेयर कृषि। ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन। एक व्यक्ति के पास यहाँ कितनी जमीन है? अब बांट दिया, औसत डिवाइड कर दिया, टोटल कितना आ रहा है? 0.25 हेक्टेयर कृषि भूमि है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के पास कितनी भूमि है? 0.25 हेक्टेयर भूमि। अब 3 आंकड़े हैं अपने पास, देखो इधर, ये छात्रों इधर 10-11 में कितना था मध्य प्रदेश में? 15-16 में कितना हो गया? कम क्यों हो गया? शहरीकरण के कारण होता है, शहरीकरण के कारण। क्लियर है कि नहीं है? तो जे था पहले, जे था अब, और जे हो गया प्रत्येक व्यक्ति के पास। क्लियर हो गया? प्रदेश में कृषि जोत का अधिकतम आकार हरदा 5.5 हेक्टेयर जिले में तथा न्यूनतम कटनी एवं नीमच। इंपॉर्टेंट टेबल पे डाल लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रदेश में कृषि जोत का अधिकतम आकार कहां पर है? हरदा में। मतलब हरदा में किसानों के पास कृषि भूमि ज्यादा है। औरंगाबाद हरदा में आप देख भी रहे हैं कि फसल अच्छी भी होती है, तो यहाँ जमीनें ज्यादा होगी शायद। नहीं, अच्छी कहां से? अच्छी के लिए जमीनें ज्यादा का मतलब नहीं है। ये कह रहा हूं कि यहाँ पे हरदा में जमीन ज्यादा है, ठीक है ना? और फसल अच्छी इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां नदियां ज्यादा है। न्यूनतम कटनी एवं नीमच। कृषि जोतों के आधार पर कृषकों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया। देखो किसान कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सीमांत किसान, सबसे छोटे। फिर होते हैं छोटे, ये सबसे छोटे। फिर ये छोटे, फिर उप मध्यम, फिर मध्यम, फिर बड़े। अब आप इधर परसेंटेज देख लो इसका। मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के कृषक सबसे ज्यादा है? कितनी संख्या है? 41%। इनके पास कितने हेक्टेयर? 1 से कम है, मतलब 5 बीघा से भी कम के हैं ये ज्यादा है।
कितने हैं? सरकार इन आंकड़ों का ध्यान रखती है, जो योजनाएं आती है इन आंकड़ों से आती हैं, इतनी बड़े किसानों को भी योजनाएं आती नहीं। जो योजनाएं आएंगी वे किसको आएंगी? 41 को आएंगे, 1 को आएंगी। 1% एक सरकार देगा, कछु कब मिलेगा? कछु नहीं मिलेगा। सरकार किन के लाने काम करेगी? सीमांत के लाने करेगी। मध्य प्रदेश में सीमांत किसानों की संख्या कितनी है और सीमांत किसान किसे कहते हैं? ये पेपर में का क्वेश्चन है। जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती। और बड़े किसान किसे कहते हैं? जिनके पास 10 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर लगभग 50 बीघा से ऊपर, कितनी? 50 बीघा से ऊपर है। ऐसे मध्य प्रदेश में किसानों की संख्या केवल 1% है। कितनी है? 1%। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? पहले पढ़ रहा है जी। अब कृषि श्रमिक देख लीजिए, अब कितने वर्कर हैं? जिनके घर में खेती है वे सबरे वर्कर हैं। कितने मिलेंगे वो देखो। जनगणना 11 के अनुसार देश में कुल कृषि श्रमों की संख्या 1443.2 लाख है, जिसमें से 121.9 लाख कृषि श्रमिक मध्य प्रदेश में है। क्या लिख लीजिए। टोटल पूरे भारत में कितने हैं? 1443.2 लाख, जिसमें से मध्य प्रदेश में कितने हैं? 129 लाख कृषि श्रमिक हैं। आओ अब थोड़ी और सच्चाई जाने। केवल तुम्हारा ही मन पढ़ाई में नहीं लगता है, केवल तुम्हारा ही मन नहीं करता कि खेती हम करते तो बहुत अच्छी कर लेते। आओ देखो, ये सब कह रहे हैं। कुल श्रमिकों की संख्या कृषि में 2001 में कितनी थी? पढ़ो। 25 से शुरुआत हो रही है। कहां शुरुआत हो रही? और 11 में 31 पे आ गई। बड़े हैं श्रमिक के कम है? बड़े हैं। मतलब ये तुम समझ रहे, कुछ नहीं किया है। क्या कर वे गए? हम करेंगे खेती क्योंकि हम कर लेते हैं अच्छे से। बन गए कौन? श्रमिक। बनाने मतलब इनके माता पिता इन्हें कर्मचारी और अधिकारी बना रहे थे, लेकिन जी का बने परिवार टूट रहे हैं, कृषि पे डिपेंडेंट ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है ना? ये हालत हो रही है। मतलब आप समझ लें, आगे बढ़ के तो कम होने चाहिए, ये तो बढ़ गए। केवल तुम्हारा ही मन पढ़ाई में नहीं लग रहा और इनको भी नहीं लग रहा है ना। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे बहुत हैंगे। आंकड़े देखो क्या लिखे हैं। मध्य प्रदेश में कृषि के हाल है। कृषक वर्ष 2001 में कितने थे? 42.8। 11 हम कितने हो गए? मजदूर बढ़े हैं, निर्भरता कम हुई है। देखो इधर कृषि पर निर्भरता देखिए। 11 1 में कितनी थी? 71.5। और 11 में कितनी हो गई? 69.8। काम करने वाले बढ़ गए पर उस पर निर्भर होने वाले कम हो रहे हैं, मतलब कुछ और भी कर रहे हैं। कृषि पर निर्भरता ग्रामीण कितनी है? देखो 45.5। अब कितनी हो गई? 45। गांव में नहीं बढ़ रहे। गांव के अगर और अच्छे से खेती करेंगे। ये शहरी है, ये टोटल है, टोटल में ये ग्रामीण है, बच गए वे शहरी बचे होंगे। ठीक है ना? मोटे अनाज या मिलेट या सुपर फूड। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं 2023 का सबसे ज्यादा चर्चा काय पे थी? काय पे थी? मिलेट्स। मध्य प्रदेश ज्वार बाजरा कोदो कुटकी के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। कोदो कुटकी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं मध्य भागों में उगाया जाता है। जहां मिट्टी अच्छी तरह से सूखी एवं उपजाऊ होती है, उसमें कौन सी खेती अच्छी होती है? कोदो कुटकी। सरकार ने कोदो कुटकी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 2020 में एमपी राज्य मिलेट मिशन तो मुख्यमंत्री कोदो कुटकी खेती सहायता योजना प्रारंभ की। तो एमपी राज्य मिलेट मिशन किसके लिए चालू किया गया था? कोदो कुटकी। लिख लेना। कब चालू किया था? 2020 में। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश ने कोदो कुटकी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? कौन सा? एमपी राज्य मिलेट मिशन। मिलेट की जगह कोदो कुटकी मिशन कर देंगे, पता नहीं क्या लिख देंगे।
वर्ष 21-22 के दौरान मोटे अनाज का उत्पादन मध्य प्रदेश में 2.17 लाख किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। 22-23 में 1253.55 हजार टन रहा, जिसमें ज्वार का उत्पादन 169.46 हजार टन, बाजरा इतना और कुटकी का इतना। नहीं पढ़ना कोई का कितना, तुम इतना ध्यान रखो। 21-22 में मोटा अनाज कितना हो रहा था, पढ़ो इसे, 2.17 लाख किलोग्राम प्रति, और 22-23 में कितना हो गया, नहीं पढ़ पा रहे, 1253.55 हजार टन। ये टन है, जो किलोग्राम में है ना, तो इसलिए अंतर ऐसा दिख रहा, नहीं तो भैया बहरा जाओ तुम, देखो कहां से कहां। पुष्प एवं प्रमुख औषधीय पौधों का उत्पादन एवं क्षेत्र देखिए। पौधे होते हैं, औषधि होती है, बागवानी फसल कहलाती है। कौन सी? प्रदेश का पुष्प उत्पादन में देश में चौथा स्थान है, लिख लो पहले। उत्पादन में कौन से नंबर पे हम, क्या तो लिख करे यार मेरे संग यार, चौथे स्थान पर हैं। देखो इतने पहले बोर्ड पे, हाल ही में या हाल के वर्षों के दौरान प्रमुख औषधीय पौधों में सबसे बड़ा क्षेत्र और उत्पादन ईसबगोल का रहा, जिसके बाद अश्वगंधा और सफेद मूसली का रहा। सबसे ज्यादा औषधीय पौधों में कौन सा होता है? ईसबगोल की भूसी आती है। देखिए तुमने, बाजरा की बनती, काय की बनती है? बाजरा की। ये डाइजेशन सिस्टम के लिए होती है। काय के लिए होती है? देखिएगा, करूं नहीं देख, ठीक है ना। बाजरा देखा है ना, की बनती है, रेशेदार होता है ये, कि क्या औषधि है, नुकसान तो होता नहीं है, पेट में जाएगी, फाइबर देती है, और फाइबर से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। इतना ज्यादा फाइबर होता है कि ज्यादा खा लो ना, लूज मोशन हो जाए इससे, इतना ज्यादा पेट के लिए लाभदायक होती है, शरीर के लिए, देशी होती है। ईसबगोल हो गई, उसके बाद क्या आती है? अश्वगंधा, फिर क्या आती है? सफेद मूसली। सफेद मूसली जो रहती है वो ताकत के लिए होती है। काय के लिए होती है? ताकत के लिए। गर्मी में नहीं खा पाए, नहीं तुम अब यार करंट लग जाए, ठीक है ना, बाल खड़े हो जाएंगे, नाक फूट जाएगी, निकलने लगेगा, इतनी ज्यादा गर्मी होती है। इसे खाया जाता है कब? ठंडों में। मेथी लड्डू खाए, मेथी ठंडों में मिलते हैं कि नहीं, ये डाली जाती है उसमें सफेद मूसली, शरीर के लिए बहुत ज्यादा ताकत देती है, और सबसे ज्यादा कैल्शियम रहता है इसमें, तो हड्डियों के लिए बहुत मजबूत। काय के लिए? हड्डियों के लिए। आओ कृषि विपणन देखें, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं अपन। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1960 में मंडी अधिनियम पारित किया गया। मंडी अधिनियम कब आया मध्य प्रदेश में? मंडी अधिनियम 60। राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1973 में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया। तो ये भी लिख लेना, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन कब बना? 1973 में। क्लियर है? अगला पॉइंट, मंडी समितियां किसानों के लिए उचित मूल्य और बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड 7 क्षेत्रीय कार्यालय और 13 तकनीकी डिवीजन के माध्यम से 259 मंडियों और 298 उप मंडियों का संचालन करता है। देखा, 259 मंडियों और 298 उप मंडियों का संचालन करता है कौन? मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ये फालतू की चीजें है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब भंडार गृह देखें, मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना 1958 में की गई। इसका उद्देश्य कृषकों, जमाकर्ताओं को अपने कृषि उत्पादों का भविष्य में उचित मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण। वेयर हाउस का नाम सुना होगा आपने, शहर के आसपास देखे भी होंगे, उन्हें कहते हैं क्या? भंडार गृह। भंडार क्षमता में वृद्धि हेतु मध्य प्रदेश की स्वयं की वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी 2012 में लाई गई। ये इंपॉर्टेंट है। भंडार गृह पॉलिसी कब आई थी? 2012 में। इसका नाम है वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी, या कह लीजिए भंडार गृह पॉलिसी। तो 2012 में आई थी लालो। मध्य प्रदेश इस पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इसके अंतर्गत निजी निवेशकों को 7 वर्षों के लिए 15% लागत पूंजी एवं 5% ब्याज अनुदान प्रदान की छूट। जैसे क्या है कि जो आपको अभी दे रहे हैं हम, पूरा नया आंकड़ा, नया डाटा है पूरा का पूरा, लेटेस्ट पूरा, तो आप इस पे ज्यादा प्राथमिकता देना, ठीक है ना। सारी चीजें आपकी, सारी टेंशनें खत्म हो जाती हैं, इसमें सारी सूचियां हैं, ठीक है ना। सबको जोड़ दिया है इसमें, और नहीं जोड़ा वो मैं बोल के लिखवाऊंगा आपको। देखिए पशुधन एवं डेयरी देखें, बहुत बढ़िया, शाबाश। पशुधन एवं डेयरी विकास, मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड का गठन कब किया गया? 19 अक्टूबर 2004 को किया गया। पशुधन आबादी में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है, तो एक आंकड़ा ये लिख सकते हैं आप। पशुधन आबादी में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र इंदौर में है। बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र कहां पर है? इंदौर में है। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय वीर संग्रहालय भोपाल एवं ग्वालियर में, सेंट्रल सीमन म्यूजियम इज इन भोपाल एंड ग्वालियर। अंग देखिए, केंद्रीय वीर संस्थान भदभदा 64-65 में स्थापित किया गया। केंद्रीय वीर संस्थान है ये, सीमन इंस्टीट्यूट है और ये म्यूजियम है, दोनों में अंतर समझ लेना भैया। वो ग्वालियर भोपाल में है, वो म्यूजियम है, और ये क्या है? ये इंस्टीट्यूट है। क्षेत्रीय वीर बैंक इंदौर और रीवा को ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तरल नाइट्रोजन संयंत्र भोपाल में, ये इंपॉर्टेंट है। लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट कहां पर है? भोपाल में है। लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट इज इन भोपाल। मध्य प्रदेश में खरगोन से गो एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई। एक इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, गो सेवा प्रारंभ हुई है मध्य प्रदेश में। कहां से स्टार्ट हुई है? कहां से? खरगोन से स्टार्ट हुई गो एम्बुलेंस, ठीक है ना। देखो इतनी ज्यादा डिटेल मतलब पूरी लाइन, गो एम्बुलेंस स्टार्ट खरगोन, बस ऐसा लिखो, पूरी लाइनें लिखोगे तो मैं पढ़ा पढ़ा पागल हो जाऊंगा तुम्हें। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी एंड एनिमल सरोगेसी लैब कहां पर है? भोपाल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी एंड एनिमल सरोगेसी लैब इन भोपाल। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में 1999 में राष्ट्रीय गोवंशीय पशु प्रजनन परियोजना शुरू की गई। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र कीरतपुर इटारसी में है, ये लिख लेना। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र कीरतपुर इटारसी। नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर कहां पर है? इटारसी में। मैत्री योजना भी ध्यान रखना, मैत्री योजना का संबंधित है गोपालकों को प्रशिक्षण हेतु 2015 में स्टार्ट हुई मैत्री योजना, गोपालकों को प्रशिक्षण हेतु। आगे देखिए, अब गायों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। गाय सबसे ज्यादा कहां मिले हैं आपको? मध्य प्रदेश में है गाय। गायों के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भैंसों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। गाय में पहला, भैंस में चौथा। वर्ष 2019 में 20वीं पशु जनगणना के अनुसार, 2019 में कौन सी जनगणना हुई थी पहले ये देख लीजिए, 20वीं। और ये आपको पता है, कौन बताएगा? जैसे कि हमारी जनगणना हर 10 साल में होती है, तो पशु जनगणना कितने साल में होती है? 3 साल किसको लगता है? जितेंद्र। 5 में किसको लगता है? तो प्रत्येक 5 साल में क्या ही गणना होती है, ठीक है भैया। तो 19 के बाद कब होगी? तो 24 में हो गई। तो अभी आंकड़े क्या के ध्यान रखने पड़ेंगे। तो आ जाओ, तो फिर वर्ष 2019 में 20वीं पशु जनगणना के अनुसार राज्यों में कुल पशुओं की संख्या 4.06 करोड़ है, जबकि 19वीं जनगणना में पशुओं की कुल संख्या 3.6 करोड़ थी, मतलब बढ़ गए पशु, ठीक है ना। पशुओं की संख्या में मध्य प्रदेश में वृद्धि हुई है, ये ध्यान में रखना, आप बस लिखना कुछ नहीं है।
इस पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है। पशुओं की संख्या में मध्य प्रदेश की पोजीशन क्या है? तीसरी पोजीशन है। पहले पे मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर एमपी। राज्य की मानवीय जनसंख्या से लगभग आधी है, मतलब हमारी जनसंख्या से आधी है। देश का 7.6% पशुधन इस राज्य में है। जिलेवार पशु गणना 2019 के अनुसार प्रदेश में पशुओं का घनत्व 128 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। पशुओं का घनत्व, मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व कितना है? 128 पशु पर किलोमीटर पर। कौन बताएगा जनसंख्या घनत्व कितना है मध्य प्रदेश का? तो देखिए पशुओं का घनत्व कितना है? 128 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। झाबुआ में सर्वाधिक पशु घनत्व 321, जबकि मंडला में सबसे कम 60। लिख लीजिए इसको। तो मध्य प्रदेश का पशु घनत्व कितना है? 100। और झाबुआ मतलब सबसे ज्यादा कहां पर है घनत्व कितना है? और सबसे कम कितना? अजित सब लाइन से लिख लो अच्छे से, है ना। आगे देखिए, 4 गांवों का क्षेत्रफल सिकुड़कर 13,37,000 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल का 4.4% रह गया है। 4 गांवों का समझते हैं मतलब क्या होता है? इन्हें हम घास का मैदान, ग्रास फील्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। अब जानते हैं अब आबादी बढ़ रही है और क्या कहते हैं, जिनके पास जमीनें नहीं है उनको पट्टे दे दिए जाते हैं। खाली पड़ी जमीन में ही चारागाह विकसित होते हैं, तो इसलिए चारागाह क्या होंगे? हमेशा कम होंगे। तो मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का कितना है? 4.4। इस क्षेत्रफल को लिख लीजिए, परसेंट को 4.4%। कुल पशुधन में गोवंशीय पशु आधे से कम 46.1% है। पशु गणना 2012-19 के बीच गोवंशी पशुओं में बैलों की संख्या तेजी से घटी है, जबकि गायों की संख्या काफी बढ़ी है। आप जानते हैं बैलों का कोई उपयोग नहीं है। पहले खेती होती थी बैलों से, अब उनका उपयोग नहीं है, काम खत्म है। भैंस वंशीय जानवरों की संख्या कुल पशुधन की 1/5 25.4% है। इसमें भी मादा भैंस की संख्या अधिक है। भैंसा भसा बहुत कम संख्या में है। भैंस का पालन मुख्य रूप से दूध के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी दूध देने की क्षमता गायों से अधिक होती है। इनका आहार भी अधिक होता है। लिखोगे? मुझे नहीं लगा ये समझदार हो। संख्या में बकरी गोवंशीय जानवरों के बाद दूसरे स्थान पर है। बकरी गोवंशीय जानवरों में दूसरे, सर्वाधिक गाय है, उसके बाद बकरी है। तो जहां गाय लिखी थी प्रथम स्थान मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे कौन हो गई वहां पे? बकरी। कुल पशुओं में 1/4 से अधिक 27.2% बकरियां हैं। यह हिस्सा भारत के औसत से दुगना है। पूरे भारत के औसत से दुगना है। कहां? मध्य प्रदेश में। इसके पालन में अधिक मेहनत और व्यय की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण गरीब, विशेषकर अनुसूचित वर्ग के लोग बकरियां पालते हैं। इन्हें गरीब की गाय कहा जाता है। सबको पता है बकरी को क्या कहते हैं? गरीब की गाय। वर्ष 19 के भारतीय पशु गणना के अनुसार दुधारू गायों की संख्या 59.88 लाख है। ये लिख लीजिए, दुधारी गायों की संख्या। रहने दीजिए, मत लिखिए, कोई मतलब नहीं है। दुग्ध उत्पादन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण मध्य प्रदेश वर्ष 2022-23, पहले तो ये ध्यान रखिए, आर्थिक सर्वेक्षण मध्य प्रदेश में कब हुआ था? 22-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। सबको पता है, पढ़ाया था, अभी सुना था भी मैंने। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है? 19-20 और 20-21 के दौरान दूध का उत्पादन क्रमशः इतना और इतना, जो 5% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वृद्धि कितने की हो रही है? 5%। खैर कोई मतलब नहीं है, स्थान इंपॉर्टेंट है बस। राज्य में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन मुरैना एवं श्योपुर जिले में होता है। लिख लीजिए, मुरैना, श्योपुर। मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन में तीसरा, पहला और दूसरा कोई बता सकता है किसका स्थान है? ये भी मैंने पढ़ाया था आपको। पहला और दूसरा स्थान दूध उत्पादन में किसका है? किस किस को लगता है पहला राजस्थान? कोई लगेगा। उत्तर प्रदेश है ना पहला, दूसरे पे राजस्थान है और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा श्योपुर और मुरैना। 20-21
दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता मध्य प्रदेश में लगभग 551 ग्राम प्रतिदिन है। आप लोगों के लिए एक दिन में कितना दूध उपलब्ध है मध्य प्रदेश में? लगभग 600 ग्राम। ठीक है ना, लगभग 600 ग्राम दूध है आपके लिए, ज्यादा नहीं है। सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम देखिए, सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड सर्वप्रथम प्रदेश के पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के 9 जिलों में वर्ष 75 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से प्राप्त वित्त पोषण से प्रारंभ की गई थी। सुनते जाना, लिखना कुछ नहीं है। इस कार्यक्रम का प्रदेश में संचालन करने के लिए राज्य स्तर की संस्था मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन 75 में किया गया। दूध उत्पादन एवं विपणन की समस्या को हल करने के लिए मध्य प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत डेयरी विकास कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया। 80-81 में प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड सेकंड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, इसे लिख सकते हैं, ऑपरेशन फ्लड सेकंड 80-81 में मध्य प्रदेश में स्टार्ट, जिसके तहत 4 दुग्ध संघों ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर और सागर में डेयरी विकास की गतिविधियां प्रारंभ की गई। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का राज्य स्तर पर संचालन करने के लिए मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित वर्तमान में एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। तो बस इतना की, बस 81 में भोपाल, इंदौर, उज्जैन दुग्ध संघों को भी ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम में अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। एमपी सीडीएफ एवं दूध संघों के अंतर्गत कार्यरत त्रिस्तरीय संरचना का संचालन प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। सांची दूध वगैरह सुनते हैं ना, इंदौर में जाएंगे तो अलग मिलता है, तो सबका अलग अलग संघ है कि नहीं है? काय के लिए है? दूध की समस्या को खत्म करने के लिए। बुंदेलखंड सहकारी दूध संयंत्र की स्थापना 6 अक्टूबर 16 को सागर में की गई। छोड़ो इसको, अब देखते हैं कहा अंडा उत्पादन। देखिए, अब मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवंबर 82 को की गई। इसका उद्देश्य पशु तथा कुक्कुट का पालन पोषण, इसके उत्पादन का संग्रहण, विपणन, संरक्षण, प्रबंधन तथा विकास करना है। तो अंडा में केवल अंडा नहीं आता, क्या आता है? कुक्कुट विकास भी आता है, लिख रहा है ना इसमें कुक्कुट, अभी तो आएगा। 22-23 के अनुसार 21 में कुल अंडे का उत्पादन लगभग 26,516 लाख रहा, जिसमें 19-20 की तुलना में 11% की वृद्धि हुई। कितने की? 20-21 के दौरान प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 32 अंडे प्रति वर्ष रही है। एक वर्ष में कितने अंडा मिलेंगे तुम्हें? 32। एक वर्ष में कितने अंडा? 32 प्रति वर्ष। मांस उत्पादन, तो इसमें कितने परसेंट अंडा उत्पादन में मध्य प्रदेश में कितने परसेंट की वृद्धि है? 11%। देख लेना, 11% की वृद्धि। ऐसे मांस उत्पादन में भी 9% की वृद्धि हुई है, 9%। और आपके लिए प्रतिवर्ष उपलब्धता 1.5 किलो प्रति वर्ष है। ठीक है, 1.5 किलो मांस रोज, मतलब एक वर्ष में मिलेगा आपको। ठीक है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं चाहिए। 1.5 किलो 1.40 किलो प्रति वर्ष है। ठीक है ना। रानीखेत बीमारी का संबंध पक्षी एवं मुर्गी से है, जानते ही होंगे आप, नहीं जानो? पता नहीं है, पढ़ाया तो है मैंने, लिख लो तो। रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है? पक्षी एवं मुर्गी से है। मांस जो होता है वो सबसे ज्यादा कहां से होता है? मुर्गी पालन से होता है। दूसरे नंबर में बकरी, सब जानते ही होंगे। अब मत्स्य पालन देख लीजिए। सागवार मानव निर्मित झीलों में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, लिख लो, काम में जाएगा। मानव निर्मित झीलों में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। मछली उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का 16वां स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है, मछली उत्पादन में कौन से नंबर पे अपन? 16वें स्थान पर है, जो कि देश की कुल उत्पादन का 1.6% है। लिख पाएगा? परसेंट नहीं लिखना है। मध्य प्रदेश का 16वां स्थान है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन जिले जबलपुर और सिवनी है। और मत्स्य उत्पादन में या पालन में मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट पुरस्कार भी मिला है। ठीक है ना। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन और उत्पादन में लगातार वृद्धि के लिए प्रदेश को विशेष श्रेणी में उत्कृष्ट पुरस्कार भी मिला है, ध्यान रखना आप। बेटर मैनेजमेंट ऑफ फिश प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन,
एक्सीलेंट अवार्ड इन ए स्पेशल कैटेगरी, लिख लेना आप। विशेष श्रेणी में उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है मत्स्य पालन में मध्य प्रदेश को। आगे देखिए जैविक कृषि, देखिए अगला कौन सा है, जैविक कृषि। जैविक कृषि एक ऐसा उत्पादन तंत्र है जो मृदा पारितंत्र और मानव स्वास्थ्य के सतत रूप से बनाए रखता है। इस प्रकार की कृषि में संश्लेषित उर्वरकों एवं कीटनाशकों के स्थान पर फसल चक्रण, हरी खाद, जैविक कीट नियंत्रण द्वारा कृषि उत्पादन प्राप्त किया जाता है। जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मंडला जिले में 47 हेक्टेयर भूमि जैविक कृषि के लिए प्रदान की है। कहां से स्टार्ट हुई, हमारे इधर मंडला से। इसमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, लिख सकते हैं आप। जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहां मिलेगा, जबलपुर के मंडला, मंडला जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज ने स्थापना की है। नीचे वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट देखिए, देश के सभी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जैविक कृषि की जाती है। क्षेत्रफल के मामले में, जैविक कृषि के क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है भैया। और पूर्णतः जैविक राज्य आप जानते हैं सिक्किम है, भूमि सबसे ज्यादा हमारे पास है। लिख पाएगा, देखो मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम वर्ष 2001-2 में जैविक खेती को अपनाया, लिख लेना। मध्य प्रदेश में जैविक खेती स्टार्ट कब हुई, 2001-2 में। और एक और इंपॉर्टेंट जस्ट नीचे, प्रत्येक जिले के विकास खंड के किसी एक गांव को जैविक गांव का नाम दिया गया है। क्या लिखोगे जहां में, रहने दो मत लिखो। 2005 तक प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांव जैविक खेती से जोड़े गए। मध्य प्रदेश देश का जैविक खेती करने वाला अग्रिम राज्य है, जहां 40% जैविक खेती होती है। तो लिख लेना 40% जैविक खेती। नहीं नहीं, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जो खेती होती है उसका 40% कहां से उत्पादन होता है, जैविक से। भारत की पहली जैविक खेती इकाई कहां स्थापित की गई, इंदौर में, इसे लिख सकते हैं। इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट कहां पर स्थापित की गई, इंदौर में। और जस्ट इंदौर में ही क्या है, मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था कहां है, इंदौर में। मध्य प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी कहां पर है, इंदौर में। इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, जैविक खेती इकाई, ठीक है ना। पेपर के हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जे नहीं है, पर इंदौर है इसलिए अपन ने लिख लिया है। जैविक अनुसंधान केंद्र कहां पर है, मंडला में। अभी यहां लिखा है हमने, जबलपुर कृषि विद्यालय द्वारा स्थापित किया गया। एकमात्र जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा में भगवत राम मंडलोई कृषि कॉलेज 2018 में स्थापित किया गया, लिख सकते हैं आप इसे भी। देख लिया, मध्य प्रदेश की जैविक कृषि नीति 2011, प्रारंभ 2 जुलाई 2011। नोडल विभाग किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन। उद्देश्य जैविक कृषि को बढ़ावा देना एवं जैविक कृषि हेतु भूमि क्षेत्रों का चयन करना। आप लिखिए, मध्य प्रदेश की जैविक कृषि नीति 2011 स्टार्ट कब हुई, 2 जुलाई 2011। जैविक कृषि नीति 2011 2 जुलाई को स्टार्ट हुई थी। अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट सारे के सारे, अब सुनते जाना एक एक। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र तथा 5 फसल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मुझे लगता है ये पढ़ा होगा आपने। कितने में, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र और 5 फसल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब जानते हैं ऐसा कैसा पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। और ये मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन भी है आपका। मध्य प्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का प्रथम तथा एकमात्र राज्य है, ये इंपॉर्टेंट है।
मध्य प्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है। ना कोई कर पाया है, और करेंगे तो सबसे पहले हम ही करेंगे, तो हम ही पहले पे हैं। क्या आप लिख पाए? प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2012 में जारी किया गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। कृषि सर्वेक्षण जो स्टार्ट हुई वो कब हुई थी? 2012 में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया था। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण स्टार्ट मध्य प्रदेश में कब हुआ? 2012 में, ठीक है ना, प्रथम और एकमात्र। 12-13 से बजट में कृषि का अलग खंड प्रकाशित किया जा रहा है। कब से? 12-13 से कृषि के लिए अलग से बातें करी जाती हैं। वर्ष 23-24 के लिए कृषि बजट 23-24 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वर्ष 2023-24 के लिए कृषि बजट कितना है देख लीजिए, 53,964.80 करोड़ रुपए प्रदान किया गया। बजट लिख लेना, पैसा याद रखना है। ये 53,964.80 करोड़ रुपए प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण एवं कृषि विभाग किया गया है। पहले क्या था? कृषि विभाग, अब क्या हो गया? किसान कल्याण एवं कृषि विभाग। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की स्थापना 80 को की गई, जिसका उद्देश्य कृषकों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना है। 1980 में बीज प्रमाणन संस्था का गठन किया गया। कृषि उद्योग निगम वर्ष 69-70 में स्थापित किया गया। लघु कृषक विकास अधिकरण की स्थापना 71 में की गई। मध्य प्रदेश भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1977 में की गई, इसे लिख लीजिए, भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1977 में की गई। सतहत्तर में इकाई की स्थापना की गई। राज्य कृषि विकास निगम भोपाल में, लिख लीजिए इसको भी, राज्य कृषि विकास निगम। तो 1977 में 2 की स्थापना है। भूमि आ गई तो उस पर कृषि हो गई, और इससे ही संबंध है। देखिए, अगर कृषि करना है तो क्या जरूरत पड़ेगी? बीज की। कृषि की सोचेंगे तो बीज लाना पड़ेगा, तो फिर बीज आया। बीज विकास निगम भोपाल में स्थापना 80 में की गई। पहले भूमि आई, फिर कृषि आई, फिर बीज आया। राज्य कृषक आयोग का गठन 13 सितंबर 2006 को हुआ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया। जबलपुर के खमरिया में गेहूं और मक्का में शोध एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र की स्थापना 2011 में की गई। मुझे लगता है ये अनुसंधान केंद्र सबको पता होगा, जिन्हें नहीं है पता वो लिख सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। गेहूं और मक्का शोध केंद्र की स्थापना कहां की गई है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश कॉफी का उत्पादन बैतूल जिले में भैंसदेही तहसील के कुकरू ग्राम में होता है। काम को पता है ना? नहीं, भैंसदेही अकेला पठार पता हो। भैंसदेही पठार को 2 भागों में विभाजित कौन करता है? हाथ ऊपर करना। भैंसदेही पठार को 2 भागों में डिवाइड करने वाला कौन है? 2, 2, 4, 5, 6। सोनम, ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी भैंसदेही पठार को 2 भागों में अलग करती है। अंग्रेजों ने खेती करी काय की? यहाँ पर कॉफी। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र जगह जहां कॉफी होती है वो कौन सा है? बैतूल का भैंसदेही पठार गांव कुकरू। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 1999-2000 में स्टार्ट हुई, इसे लिख लीजिए। राष्ट्रीय नहीं तो राजकीय लिख दो। राजमाज बीमा नहीं कराता है, हमेशा राष्ट्रीय चलता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 99-2000 से शुरू की गई। देख पाएगा? आंग देखो। एशिया का सबसे बड़ा सहकारी बकरी दूध पनीर प्रोसेसिंग प्लांट पालनपुर खजुराहो में वर्ष 2016 में स्थापित किया गया है। इधर देखो, इधर
कहाँ गया, कहाँ गया, बकरी दूध पनीर, ठीक है ना, कौन सा है, बकरी दूध पनीर। केवल इतना छोड़ छाड़ के केवल यहीं से पूछ सकता है, बकरी दूध पनीर प्रोसेसिंग प्लांट मध्य प्रदेश में कहां पर है? क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा से तुरंत ध्यान आ जाता है, खजुराहो लगाओ, फिर चाहे वो बकरी दे चाहे गैया दे, पर इतना बकरी दूध पनीर प्रोसेसिंग प्लांट पालनपुर खजुराहो में वर्ष 16 में स्थापित किया गया। देख पाएगा आगे, देखो, एशिया का सबसे बड़ा दलहन फसल तकनीकी और दूधगामी प्रसार केंद्र सीहोर में, मुझे लगता है ये भी याद होगा, दलहन एशिया का सबसे बड़ा दलहन सोच के, और आप जानते हैं दलहन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहता है, ठीक है ना। कुल फल उत्पादन में प्रदेश का स्थान देश में 7वां, अमरूद में दूसरा, लिख सकते हैं। कुल फल में कौन से स्थान पर है? 7वें में। अमरूद में कौन से? दूसरे में। सबसे ज्यादा अमरूद तो भोपाल, अमरूद सबसे ज्यादा, एक जिला एक उत्पाद में तो भोपाल है, श्योपुर है नहीं, भोपाल, वही तो मैंने कहा है, ऐसे कैसे, वो बताया तो मुझे ध्यान है, वो अमरूद सबसे बड़ा भोपाल में मिलता है कि नहीं मिलता है, बताया था मैंने। देश का 24.5% अमरूद मध्य प्रदेश में होता है। मसाला उत्पादन मध्य प्रदेश का स्थान देश में चौथा है, मसाले में। आंकड़े बदले बदले से लग रहे हैं, तुमने जो पढ़े हैं वही लग रहे हैं, बदले लग रहे हैं, लगा दो, हम क्या करने हैं। मसाला का ध्यान रखना, बड़ा चर्चा चल रही है मसाला की। पहला मसाले में देश में स्थान, हाँ मुझे ध्यान है, मैं लिखाया था, लेकिन अब ये ध्यान रखना आप, चौथा स्थान, ठीक है ना, लिखना होगा। कृषि संबंधित प्रमुख संस्थान और केंद्र निगम देखिए अब। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ग्वालियर में है। कहां पर है? कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। पुष्प अनुसंधान अनुसंधान केंद्र श्यामपुर सीहोर, इजराइल की सहायता से। ये आपकी शायद किताब में नहीं लिख रहा है, इसे लिख ली, बाकी जो किताब में लिख रहे हैं उन्हें नहीं लिखाएंगे अपन। पुष्प अनुसंधान केंद्र फ्लोवर रिसर्च सेंटर श्यामपुर सीहोर। तो पुष्प अनुसंधान केंद्र कहां पर है? श्यामपुर सीहोर में। किसकी सहायता से? मूंगफली अनुसंधान केंद्र खरगोन। अब ये तो सब पता होगा, जो पता ना हो, आपको किताब में ना मिले हो, उन्हें लिखना है बस। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी, अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम, आम अनुसंधान केंद्र रीवा, दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर, एशिया का सबसे बड़ा भी पढ़ाया था। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन, राष्ट्रीय सोयाबीन संस्थान इंदौर, सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर। रंगीन मछली केंद्र खंडवा, पता है ना ये तो। रेशम मंडी कहां पर है? नर्मदापुरम, पता है। जैव विविधता बोर्ड भोपाल, एग्रो प्लास्टिक पार्क अशोकनगर, मसाला पार्क पुनः तितली पार्क, बांस पार्क नवलखा इंदौर। कहां पर है? दिखाया है मैंने, आपको ध्यान होगा। तो ये क्लियर हो गए? कोई ऐसा जो ना पढ़ा हो? भैया अपने पड़ोसी की देख के ना सोचें, अपना देख के सोचें, ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं कौन ने कहां से पढ़ लिया और हमें ले रहा हो। तुमने जिस किताब में पढ़ रखा है उसमें अगर वो चीज लिख रही है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। इकोलॉजिकल पार्क भोपाल, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, कृषि अभियांत्रिकी संयंत्र, खबरें भोपाल में मिलेंगे जी। शैलज जैविक खाद्य संयंत्र, जैविक खेती इकाई और कीटनाशक बनाने का प्लांट कहां पर है? बीना सागर में। क्लियर है? कीटनाशक का पता था? पढ़ रखा है आपने? तुमने सब पढ़ रखा है, जाए ध्यान रखना जूलॉजिकल पार्क को। कौन से को? ठीक है ना, ये पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल पार्क कहां पर है? भोपाल में। एक जी मैंने बता दिया था, जैविक खेती इकाई
ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ मिलेगा? भोपाल में। क्लियर हो गया? पेपर में ना आए तो कहाँ आंसर लगाना है? भोपाल तो लगाना ही है। कीटनाशक संयंत्र सहकारी क्षेत्र का कहां पर है? कटनी। जी लिख लीजिए। कीटनाशक संयंत्र पेस्टिसाइड प्लांट कोऑपरेटिव सेक्टर का कहां पर है? कटनी में। अवशिष्ट जैविक खाद्य निर्माण संयंत्र वेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ग्वालियर। अवशिष्ट प्रबंधन संस्थान तो भोपाल में देखने को मिल जाता है, या अवशिष्ट खाद्य निर्माण संयंत्र भोपाल में मिल जाता है। जहां जैविक लिख रहा है ये ध्यान रखना। क्या लिख रहा है? जैविक। अगला देखिए, डेयरी डेयरी स्टेट केंद्र कहां पर है? जबलपुर में। ये भी लिख लेना, डेयरी स्टेट केंद्र। नेक्स्ट पढ़ाई होगा चारा वाला, तो पढ़ाया है आप लोगों को मैंने। चारा निर्माण केंद्र कहां पर है? धार में। राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है। राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल। आओ अगला देखिए अब, फल एवं सब्जी परिरक्षण प्रशिक्षण केंद्र महिलाओं के लिए कहां पर है? इंदौर में। मुझे लगता है ये पता नहीं होगा। फल एवं सब्जी परिरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहां पर मिलेगा? केवल महिलाओं के लिए। कहां पर है? इंदौर में। महाशीर मत्स्य संरक्षण केंद्र केरवा जलाशय भोपाल। ये इंपॉर्टेंट है। महाशीर नाम सुना है आपने? कौन है महाशीर? और क्या फैक्ट है इससे? फैक्ट क्या है? नहीं है पता? दो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहां पर है? भोपाल में। इंडियन, ये भी आप पहली बार पढ़ रहे होंगे शायद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस मिट्टी विज्ञान भोपाल। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र बीट साइंस रिसर्च सेंटर कहां पर है? जबलपुर में। खरपतवार नहीं नहीं, खरपतवार आती है, उनका अध्ययन कौन करता है? जबलपुर करता है। देखवाएंगे अब। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सहकारिता विकास अनुसंधान केंद्र इंदौर। ठीक है ना, भोपाल मत लगाया ना जहां में। अटल बिहारी पूरे भोपाल में है, तनक बहुत ग्वालियर में है, इंदौर को सोच नहीं पाए हम, इसलिए इंदौर लिख लेना। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सहकारिता विकास अनुसंधान संस्थान इंदौर प्रस्तावित है, और ये तो मतलब नया बनेगा। ये तीन पढ़ाई थे मैंने। निगम उद्यानिकी महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय पहला है। राजमाता विजय राजे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। भगवंत राम मंडलोई कृषि महाविद्यालय खंडवा में है। दी एंड है, फिर कृषि खत्म।